नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मानचित्र को भरना सीखेंगे। सो द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ड सप्लाइड टू यू। कई बार एग्जाम में आपको फिजिकल मैप दिया जाता है या फिजिकल मैप में कुछ लोकेशन भरने के लिए कहा जाता है, तो उन्हीं के आधार पर मैप को देखते हुए इन दिए गए क्वेश्चनों को फिल करेंगे। नंबर 1 पे दे रखा है मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक। तो ये मिड यानी मध्य अटलांटिक कटक, तो आंसर में हमें मालूम चल रहा है कि जो ये कटक होगा ये कहाँ पर होगा। ये कटक अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में। और इसकी स्थिति कहाँ है, तो देखिए दोस्तों, मानचित्र में अटलांटिक महासागर आपको पता होना चाहिए। इसे पैसिफिक ओशन कहते हैं, इसे अटलांटिक ओशन कहते हैं, ये हिंद महासागर है और अगेन ये प्रशांत महासागर है। और इसे ग्रीनलैंड द्वीप कहते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के दक्षिण से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक, कौन सा द्वीप? बोवेट द्वीप तक। बोवेट, जो ये रेखा हमने खींची है, इसी को हमने क्या कहा? इसी को हमने मिड अटलांटिक कटक बताया, जो मध्य अटलांटिक महासागर में सागरों के मध्य में स्थित है। जिस प्रकार से धरातल के ऊपर उच्चावच पाए जाते हैं, उसी प्रकार से सागर के आंतरिक भाग में भी उच्चावच पाए जाते हैं। उनमें से एक है रिज कटक। अब इस कटक का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, इस कटक का निर्माण प्लेटों के आधार पर बता सकते हैं कि रचनात्मक प्लेट के आधार पर, यानी दो प्लेटें जब अगल बगल में खिसक जाती है, राइट और लेफ्ट में खिसक जाती है या अपसरित हो जाती है, तो बीच का जो भाग है वो नीचे का बीच का ऊपर की ओर उठ जाएगा, बाहर की ओर निकल आएगा। उसको हम क्या कहेंगे? कटक कहेंगे। कटक कहेंगे। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि प्लेटें आमने सामने मूव करेगी तो इसे हम विनाशात्मक प्लेट के नाम से जाना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण किसके आधार पर हुआ है? रचनात्मक प्लेट के आधार पर हुआ है। और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में स्थित है मिड अटलांटिक कटक। और ये रचनात्मक प्लेट इन महाद्वीपों को अलग करती है। यानी कि जब रचनात्मक प्लेट होगी तो क्या होगा? ओपन सागर खुलेगा, ओपन होगा। और यदि रचनात्मक प्लेट होगी तो सागर क्लोज होगा, बंद होगा। यानी कि ये जो स्थिति बन रही है, इसको हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन समय में यदि अफ्रीका, अमेरिका, उत्तर अमेरिका और यूरोप को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये कटक यहाँ से हमें दिखाई नहीं देगा। और यदि वापस से इसको हम फैला दें या इसको हम विस्तार होता है इनमें, तो क्या हो? इस कटक का निर्माण होता है और महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। तो वर्तमान में जो स्थिति है वो यही है कि मिड अटलांटिक कटक मध्य में स्थित है। अब इस मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, इसकी लंबाई जो हमने कहा एस आकार में फैला हो, इसकी लंबाई 14,400 किलोमीटर है। 14,400 किलोमीटर है। और इस कटक के यहाँ हम देखें, ये विषुवत रेखा के उत्तर में इस कटक को हम क्या कहते हैं? डॉल्फिन कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, डॉल्फिन कटक के नाम है। और दक्षिण में क्या कहते हैं इसको? चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं, चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। डॉल्फिन कटक कहाँ है, चैलेंजर कटक कहाँ है, मिड अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है और कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में स्थित है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मानचित्र में देखिए और आंसर को बताने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है कांगो और बेसिन, यानी कि यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे एक नदी है कांगो। और इस नदी को हम क्या कहते हैं? इस नदी को हम जायरे के नाम से भी जानते हैं, जायरे। और कांगो जायरे कहाँ पर होगी? कांगो जायरे अफ्रीका की नदी है। कौन से देश की? अफ्रीका की नदी है। और अफ्रीका में भी कहाँ पर? अफ्रीका में मध्य अफ्रीका में। यदि हम यहाँ पे एक इक्वेटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हम देखते हैं कि कांगो रिवर अफ्रीका के मध्य भाग में से विषुवत रेखा क्रॉस करती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। देखिए, ये इस तरीके से अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब जो ये कांगो नदी है, ये है लुआलाबा और लुआ आपुला नदी के संगम
पर बनती है और इसका निकास मताड़ी बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, मताड़ी बंदरगाह से, मताड़ी बंदरगाह से कहाँ चल जाएगी, ये अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। कांगो एक देश भी है, कांगो क्या अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, ब्राजीविले। ब्राज़ील तो नाम सुना होगा, उसी से बन गया ब्राजीविले, ब्राजीविले। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ब्राजीविले किसकी राजधानी है, कांगो देश की राजधानी है, जहाँ पर कांगो नदी बेसिन बना हुआ है। अब जो कांगो नदी बेसिन है, इसको यहाँ पे कांगो नदी बेसिन को क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कांगो नदी के द्वारा यहाँ पर एक बेसिन का निर्माण होता है और उसी को हमने कांगो बेसिन नाम दे दिया। और ये क्या, ये अमेजन के पश्चात सेकंड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वन भी कह सकते हो। तो फर्स्ट कौन सा, अमेजन के वन, और सेकंड के कांगो के वनों को कहा जाता है। कांगो नदी अफ्रीका की दूसरे नंबर की बड़ी या लंबी नदी कह सकते हैं, नील नदी के पश्चात में, नील नदी के पश्चात। अब इस कांगो नदी के ऊपर देखिए 2 जलप्रपात बने हुए हैं, कितने, 2। एक का नाम है लिविंग स्टेशन, एक जलप्रपात का नाम क्या है, लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन, और दूसरे जलप्रपात का नाम क्या है, स्टेनले। यानी ये 2 जलप्रपात यहाँ पर इस कांगो नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए स्टेनले या लिविंग स्टोन कहाँ पर है, किस नदी पर जलप्रपात है, तो आंसर होगा कांगो जायरे, या कांगो नदी के ऊपर बना हुआ है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 4700 किलोमीटर, 4700 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और ये क्या करती है, ये विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी अफ्रीका में, उसका आंसर है कांगो। और कांगो नदी के द्वारा जो बना हुआ जो क्षेत्र, इसको हमने क्या कह दिया, कांगो बेसिन एरिया कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कैंडिनेविया माउंटेन कहाँ पर है, ये यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन के पश्चात उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है, स्कैंडिनेविया माउंटेन फैला हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2496 मीटर, 2400 मीटर स्थित है। और इसके उत्तर में गल्फ ऑफ बोथनिया स्थित है, गल्फ ऑफ बोथनिया, और इधर है नॉर्वेजियन सागर। तो स्कैंडिनेविया माउंटेन कहाँ पर स्थित हो गया, नॉर्वे और स्वीडन अर्थात यूरोप के देश के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सी यानी लाल सागर। तो रेड सी देखने में ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये रेड सी का है। और रेड सी एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, और इसी के मध्य में स्थित है रेड सी। इसको थोड़ा जूम करके हम देख लेते हैं। देखिए जो ये एरिया रेड सी है, ये एरिया रेड सी का है। इसके यहाँ पे तो एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम आपको याद होना चाहिए, स्ट्रेट बाबेल मंडल यहाँ पे इस जगह। और इसी के पास में बे ऑफ अदन या गल्फ ऑफ अदन कह सकते हैं, गल्फ ऑफ अदन कह सकते हैं। और इसके उत्तर में क्या, गल्फ ऑफ सुएज। और इसके पूर्वी भाग में, उत्तर के पूर्व में क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। यानी कि इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि ये इस एरिया को देखने पे जो ये लाल सागर है, इस लाल सागर को यदि भूमध्य सागर से जोड़ दिया जाए तो एक नहर जिसका नाम आपने सुना होगा स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल के द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया गया, जिसके कारण से इसका भौगोलिक महत्व भी बन जाता है, सामरिक महत्व भी बन जाता है, राजनीतिक महत्व भी बन जाता है। क्योंकि यहाँ से एंटर करते हुए सीधे हम यहाँ पर हिंद महासागर में आ सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के फिर आपको यहाँ पे आना पड़ता था, इसलिए। और रेड सी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेड सी की लवणता कितनी होगी, देखिए इस लाल सागर की जो लवणता है वो कितनी है, लवणता 37
7 से 41 प्रति 1000 ग्राम इस रेड सी या लाल सागर की लवणता है। और ये एक एग्जाम्पल किसका, एक अक्षीय द्रोणिका भी उदाहरण है, अक्षीय द्रोणिका भी उदाहरण है। और जो अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है पूर्वी भाग और सऊदी अरब, इन दोनों के मध्य में स्थित है लाल सागर। तो जब भी पूछा जाए तो लाल सागर की स्थिति या रेड सी जिसको हम कहते हैं उसको आपको मैप में इस तरीके से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्कटिक सी, वेरी सिंपल, आर्कटिक सी। देखिए दोस्तों मैप को थोड़ा जूम करके हम देखते हैं। ये जो लाइन होगी 66.5 डिग्री नॉर्थ की, उसको हम क्या कहेंगे, आर्कटिक सर्किल कहेंगे। कोई एक छोटी लाइन नहीं है, पूरे मैप के थ्रू बताएंगे इसको आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त। और इसी प्रकार साउथ में एक लाइन होती है 66.5 डिग्री साउथ, जिसको हम क्या कहेंगे, अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त, तो ये क्लियर होना चाहिए। आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल कहाँ है, दोनों क्या है, दोनों ठंडे एरियो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मैप में। हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो हिमालय पर्वत वेरी फेमस माउंटेन, हिमालय पर्वत दुनिया में सभी को मालूम होना चाहिए कि हिमालय पर्वत का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिमालय पर्वत आपके भारत का ही भाग है, भारत में स्थित, भारत में उत्तर से उत्तर पूर्व होते हुए दक्षिण में अंडमान निकोबार तक इस हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। इसके जहाँ उत्तरी भाग में पामीर की घाट है, पामीर की घाट से होता हुआ इधर ये अंडमान निकोबार तक, उत्तर पूर्वी राज्यों से होता हुआ अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार एक आर्क के रूप में फैला हुआ है, जिसको हमने क्या कह दिया, हिमालय पर्वत कह दिया। अब इसकी विशेषता क्या है, इसे हम नवीन वलित पर्वत, नवीन युवा वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण टर्सरी काल में हुआ, टर्शियरी काल में हुआ, शरी काल में हुआ, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन काल में हुआ। और देखते हैं जो ये हिमालय पर्वत है इसी के अंतर्गत क्या है, सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी वर्तमान में हाइट कितनी है, 8,848.80 मीटर हो चुकी है दोस्तों। यस, बिल्कुल राइट सुना आपने। पहले इसकी केवल 8,848 थी। और ये कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है, या नेपाल हिमालय कह सकते हैं, नेपाल जो एक देश है नेपाल में स्थित है। तो ये बात पे आप क्लियर होना चाहिए। हिमालय पर्वत मैप में आपको केवल बताना है कि हिमालय पर्वत भारत में कहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेडिटेरियन सी, यानी मेडिटेरियन सी। देखिए दोस्तों मेडिटेरियन सी को हम रूम सागर के नाम से भी जानते हैं, रूम सागर के नाम से भी जानते हैं। और मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, मेडिटेरियन सी के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, इधर यूरोप और अफ्रीका के मध्य में स्थित है, या यूँ कह सकते हैं कि भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है मेडिटेरियन सी, जिसकी क्या कहते हैं, रूम सागर। अब इसका क्लाइमेट कैसा होगा, इसका क्लाइमेट CS के नाम से भी जानते हैं, यानी रूम सागरीय क्लाइमेट भी या मेडिटेरियन क्लाइमेट भी कह सकते हैं। और ये जो भूमध्य सागर है ये किसके लिए फेमस है, ये रसदार फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि रसदार फलों की राजधानी क्या है, रसदार फलों की राजधानी भूमध्य सागर है। इसकी और विशेषता देखते हैं कि जो मेडिटेरियन सी है ये यहाँ पर स्थित है, यानी पूरे ग्लोब में मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागर पड़ गया, भूमध्य सागर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको, और इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये देख सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ का ओरिजिन भी है,
पश्चिमी विक्षोभ यानी जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिनके कारण क्या होता है यहाँ से चक्रवात उठकर आपके इंडिया में जो एंटर करते हैं, जो माहौट बनता है, उसका भी क्या कारण है कि भूमध्य सागर में उठने वाले शीतकाल में जो चक्रवात होते हैं जो भारत में एंटर करते हैं पश्चिम से पछुआ हवाओं के द्वारा, और उसके कारण माहौट या कुछ शीत पवने या ठंडी हवा यहाँ पे चलने लगती है। वो स्थिति इसी भूमध्य सागर से उठकर चलने वाले चक्रवाती हवाओं के कारण बनती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा रिवर इट इज़ वेरी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी टोटल लेंथ या टोटल लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ पर होगी, ये इंडिया में इस जगह जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और यहाँ से होती हुई ये बिहार, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और यहीं पर क्या है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित जो भाग है, हिमालय के दक्षिण में स्थित और दक्षिण प्रायद्वीप के बीच में जो भाग है, इसी को हमने क्या किया, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन रीजन कह दिया, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना है। तो गंगा नदी भारत की पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है या भारत की पवित्र नदी कहते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी सहायक नदी है रामगंगा, कोसी, गंडक, घाघरा आदि है। प्रमुख सहायक नदी यमुना। आपको ध्यान होना चाहिए गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए कहाँ पर है तो आपका आंसर होगा सहारा डेजर्ट। इसकी स्थिति उत्तर अफ्रीका में यहाँ पर बताई जा रही है। अब सहारा क्या है, सहारा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी, जिसका अर्थ क्या होता है, डेजर्ट यानी मरुस्थल होता है। और इसका विस्तार 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य पाया जाता है। और ये कह सकते हैं कि सहारा डेजर्ट में से ही आपकी कौन सी रेखा गुजरेगी, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, वो भी यहीं से गुजरती है। और सहारा डेजर्ट में दो स्थितियाँ बनती है, एक तो अर्घ और दूसरा होता है हमादा। अर्घ क्या होता है, अर्घ रेतीला भाग होता है या रेतीली भूमि होती है। और हमादा क्या होता है, हमादा चट्टानी भाग होता है। तो दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, रेतीला और हमादा क्या है। और यहीं पर खमसिन गर्म हवाएं चलती है। तो सहारा क्या हो गया, सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तर अफ्रीका के मध्य में स्थित है। और यहाँ पे क्या है, इसे हम हॉट डेजर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या क्लाइमेट की काफ़ी प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है और बारिश बहुत कम होने के कारण ये वेजिटेशन लेस कह सकते हैं, पॉपुलेशन लेस एरिया कहते हैं, अनफर्टाइल जोन कह सकते हैं, इसको नेगेटिव जोन भी कह सकते हैं, नॉन इक्विमिन एरिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का। देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें उत्तर नॉर्थ अमेरिका को समझना होगा। ये है नॉर्थ अमेरिका। इस नॉर्थ अमेरिका के हम भाग कर देते हैं 3। नंबर पर इसको तो हम कहेंगे यूएसए, कनाडा। और ये जो बच गया, ये बाहर निकला हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम अलास्का कहेंगे। क्या कहेंगे, अलास्का कहेंगे। और गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पर होगा, इसमें गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पर स्थित है, गल्फ ऑफ अलास्का। और जो अलास्का की जो कैपिटल है वो क्या है, अलास्का की कैपिटल क्या होगी, जो जनेऊ होती है। तो जनेऊ को हम क्या सकते हैं, जुनेऊ इसकी कैपिटल है। गल्फ ऑफ अलास्का की क्या है, कैपिटल जुनेऊ। यानी कि जो ये हिस्सा निकला हुआ एक्स्ट्रा, इसी को हमने अलास्का का है। और अलास्का के दक्षिण में गल्फ ऑफ अलास्का। तो ये स्थिति आपको मैप में मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम। देखिए दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल की धारा है। सिंपल सी बात, क्या है गल्फ स्ट्रीम, क्या है, गर्म जल की धारा है, गर्म धारा कह सकते हैं। और ये जो गर्म धारा है ये कहाँ पर होगी, ये
जो विषुवत रेखा धारा होगी अटलांटिक महासागर के उत्तर विषुवत रेखा धारा, उसका बड़ा हुआ भाग ही क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम। और इसकी स्थिति देखें तो क्या है, उत्तर पूर्वी यूएसए के पूर्वी तट पर या अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम गर्म जल की धारा। इसी धारा को हम खाड़ी धारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस धारा का निर्माण क्या होता है, मैक्सिको की खाड़ी में होने के कारण खाड़ी धारा कह सकते हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम 40 डिग्री अक्षांश के पश्चात किससे मिलेगी, 40 डिग्री अक्षांश के पश्चात लेब्राडोर से मिल जाने के कारण यहाँ पर एक अनुकूलतम स्थिति मत्स्य व्यवसाय के लिए बन जाती है, या हम ये कह सकते हैं घना कोहरा यहाँ पर बन जाता है, यानी ठंडी धारा और गर्म धारा के मिल जाने के कारण। और जो गल्फ स्ट्रीम जो उत्तर की ओर जाती है तो ये पश्चिमी यूरोप के आसपास के एरिया को भी ये प्रभावित करती है, क्योंकि ये गर्म जल धारा है, जबकि पश्चिमी यूरोप के पास में ठंडी जलवायु होने के कारण और गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के कारण यूरोप के बंदरगाह पूरे साल भर खुले रहते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि यूरोप के बंदरगाह पूरे साल भर क्यों खुले रहते हैं, कि वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगुलास करंट, ये अगुलास करंट कहाँ पर है, अगुलास करंट क्या है, एक गर्म जल की धारा है, गर्म जल की धारा है। इसकी स्थिति देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अफ्रीका है इसको तो हम कहते हैं मेडागास्कर, ये है दक्षिण अफ्रीका, और इसी के पास में दक्षिण विषुवत रेखा है जो धारा आएगी, और यहाँ पे है मोजाम्बिक चैनल। तो यहाँ पर जब ये दोनों चीज़ मिलती है तो वो क्या बनती है, वो बनती है यहाँ पे अगुलास धारा के नाम से जानी जाती है, अगुलास धारा के नाम से जानी जाती है। तो अगुलास धारा क्या होगी, गर्म जल की धारा है, और कहाँ पर है, हिंद महासागर में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैस्पियन सी, ये जो एरिया है आपको, इसी को हमने क्या कहते हैं, कैस्पियन सी। जो बच्चे जैसा मुड़ा हुआ एक भाग नज़र आ रहा है या एस आकार में जो भाग है, इसको कैस्पियन सी कह दिया है। ये क्या, ये 5 देशों की सीमा बनाता है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस। 5 देशों की सीमा बनाता है कैस्पियन। और इसको सागर क्यों कह दिया, क्योंकि ये झील से तो बड़ा होने के कारण, अर्थात सुपीरियर झील से ये 4 गुना अधिक बड़ा है, इसलिए इसको हमने कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर के नाम से जानते हैं। कैस्पियन सी जब ब्लैक सी या काला सागर से मिल जाता है तो उनके बीच में काकेसस एक पर्वतमाला बन जाती है। कौन सी पर्वतमाला बन जाती है, काकेसस। इसे एशिया की झील क्यों कहा गया, क्योंकि ये वृत्त आकार में अधिक होने के कारण इसको कहा गया कैस्पियन सी को। तो ये कैस्पियन सी सीधा, और कैस्पियन सी के पास ही एक चीज़ हम बता देते हैं, यहाँ पे कैस्पियन सी के पास छोटा सा आइलैंड है जिसको हम क्या कहेंगे, इसको अरल सागर कहेंगे, अरल सागर। ये हो गया कैस्पियन सी और अरल सागर, दोनों चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है विसुवियस वोल्केनो। विसुवियस वोल्केनो क्या है, ये विसुवियस वोल्केनो भूमध्य सागर में जो इटली है, इटली के पास में नेपल्स की खाड़ी, कौन सी, नेपल्स की खाड़ी, वहाँ पर विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। और ये एक प्रसुप्त या डोरमेट टाइप का एक ज्वालामुखी है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है सारगेसो सागर की स्थिति देखें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में यहाँ पर सारगेसो सागर की स्थिति होगी। इधर यूएसए, उत्तर यूएसए का पूर्वी तट, ये इधर पश्चिम यूरोप के पास का, और कुछ आपके उत्तरी अफ्रीका के बीच में, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे चक्रवाती दशाएं बन जाती है और यहाँ पे सारगेसम घास पाई जाती है। सारगेसम घास पाए जाने का इसका नाम पड़ गया सारगेसो घास। और यहाँ की लवणता एवरेज सेलिनिटी 35 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैनरी करंट या कनारी धारा। कनारी धारा कहाँ पर है, ये कनारी धारा इस तरीके से हम देखें तो ये जो ये धारा है इसको कनारी धारा के नाम से जानते हैं। कनारी धारा, देखिए दोस्तों, कनारी धारा ये, यानी यहाँ पे एक कनारी द्वीप है,
कनारी द्वीप के पास में कनारी धारा है। इट इज़ ए विंड ड्राइव सरफेस करंट दैट्स ए पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न अटलांटिक गायर, यानी गायर का एक भाग है। और द करंट इज़ द नेम आफ्टर द कनारी आइलैंड, यानी कनारी आइलैंड होने के कारण इसको कनारी धारा के नाम से जानते हैं। और इस धारा की उत्पत्ति किसके कारण हुई है? ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाओं के कारण इसका निर्माण हुआ है। और मडेरिया तथा केप वर्ड, मडेरिया और केप वर्ड के मध्य चलती है। केप वर्ड के मध्य में ये कनारी धारा। तो कनारी धारा, और इस कनारी धारा के पीछे क्या है? देखिए सहारा मरुस्थल, ये भी पता होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सहारा मरुस्थल के बीच में कनारी धारा, और कनारी धारा उत्तरी अफ्रीका में कनारी द्वीप के पास में चलती है। कनारी धारा जो उत्तरी अटलांटिक जो धारा है उससे आगे जो ये धारा नीचे की ओर आई स्पेन के पास में, और उसका नाम पड़ जाता है कनारी द्वीप के पास में कनारी धारा। और कनारी किस प्रकार की धारा है? एक गर्म जल की धारा है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आल्प्स माउंटेन। आल्प्स माउंटेन कहाँ पर? आल्प्स माउंटेन यूरोप में। आल्प्स माउंटेन यूरोप में या अल्पाइन पर्वत समूह भी का एक भाग है। अल्पाइन पर्वत कह सकते हैं, अल्पाइन समूह का भाग है आल्प्स पर्वत। और आल्प्स पर्वत क्यों फेमस है? क्योंकि इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ, और टर्शियरी काल में ही आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और तो इसको टर्शियरी काल के पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला की जो ऊंचाई है, जहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाए, हाईएस्ट पीक, उसका नाम है माउंट ब्लास। क्या नाम है? माउंट ब्लास। नाम है माउंट ब्लास। और इस माउंट ब्लास को क्या कहते हैं? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी कह सकते हैं। और ये कितने देशों की? ये 8 देशों की सीमाएं बनाता है ये पर्वत, आल्प्स माउंटेन। तो काफ़ी प्रसिद्ध आल्प्स माउंटेन। और आल्प्स माउंटेन के ऊपर एक गर्म हवा चलती है जिसका नाम है फोन चलती है। आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थार डेजर्ट। थार डेजर्ट वेरी सिंपल। थार डेजर्ट इंडिया में जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर थार डेजर्ट का विस्तार पाया जाता है। जो टोटल एरिया ऑफ थार डेजर्ट 1,75,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कितना है? ये राजस्थान का 60% एरिया कवर करता है। और जो थार डेजर्ट है ये एरिड और सेमी एरिड 2 भागों में बटा हुआ है। यहीं पर सेवन गांठ जो जैसलमेर में वो पाई जाती है। लाठी सीरीज पाई जाती है, इसी जगह पाई जाती है। लाठी सीरीज भी ये पाई जाती है। थार की मरुस्थल में आपका कौन सा? आकलवुड नेशनल पार्क भी थार की मरुस्थल में पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? जो ये थार का डेजर्ट है वर्तमान में क्या बन रहा है? वर्तमान में इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक जोन बनता जा रहा है। क्योंकि ये किसका भाग है? ये आपके 33 सागर का भाग होने के कारण, 33 सागर का भाग होने के कारण यहाँ पे वर्तमान में कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोल के भंडार पाए जा रहे हैं। क्योंकि थार का मरुस्थल से पहले यहाँ पर समुद्र का विस्तार हुआ करता था। और हम ये भी कह सकते हैं थार डेजर्ट 5000 वर्ष पहले ही बना हुआ है। और जो समय है वो कौन सा समय है? पर्मो कार्बोनिफेरस टाइम है। कौन से समय में थार डेजर्ट बना? पर्मो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए थार डेजर्ट के बारे में। और ये इसका विस्तार पाकिस्तान, गुजरात तक भी फैला हुआ है। तो ये क्या है? ये राजस्थान के पास में, पश्चिम राजस्थान में लगा हुआ थार डेजर्ट, जिसको ग्रेट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पनामा कैनाल। ये पनामा कैनाल देखिए, ये जो एरिया बना इसको पनामा कैनाल कह सकते हैं। क्योंकि इस कैनाल के इधर तो क्या अटलांटिक ओशियन और इधर पैसिफिक ओशियन, तो कनेक्टेड पनामा कैनाल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के आपस में जोड़ती है। और पनामा कैनाल के बन जाने से क्या हुआ? जो दक्षिण अमेरिका की पूरी यात्रा करके जब यहाँ जाते थे, अब वो दूरी क्या कम हो गई। अब इसके द्वारा आप इधर जा सकते हो। जो पनामा कैनाल है इसका निर्माण कब हुआ ये भी मालूम होना चाहिए कि पनामा कैनाल का निर्माण कब किया गया। कि 14 अगस्त 1904 को, 14 अगस्त 1904 को पनामा नहर का निर्माण हुआ। और वर्तमान में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। तो 14 अगस्त 2014 को तो पनामा कैनाल इसलिए प्रसिद्ध हो जाती है कि इसने दक्षिण अमेरिका की
जो चारों ओर चक्कर लगा के यात्रा या भौगोलिक यात्राएं की जाती थी वो अब कम हो गई। इस कारण से पनामा कैनाल का राजनीतिक, भौगोलिक या सामरिक महत्व अधिक बन जाता है, क्योंकि इसके आने से हम दोनों महासागरों के इधर उधर जाना आसान हो गया पनामा कैनाल। और ये कहाँ पर है? ये पनामा सिटी में, यानी मध्य अमेरिका में मैक्सिको के पास में देखोगे पनामा सिटी, वहाँ पे इस कैनाल का निर्माण है और इस पर पनामा देश का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक ऑफ मिशिगन। लेक ऑफ मिशिगन, देखिए ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये ग्रेट लेक्स 5 महान झील प्रदेश होते हैं। इन्हीं में से ही एक है सुपीरियर मिशिगन एरिया, ओंटारियो तो मिशिगन। तो मिशिगन जो झील है वहाँ पर एक तो मिल्वाकी, एक शिकागो और गैरिसन, ये शहर स्थित है। गैरिसन, देखिए नाम देखिए, गैरिसन, मिल्वाकी और शिकागो, ये 3 शहर इस मिशिगन झील पर स्थित है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में होने के कारण इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है मिशिगन झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर? देखिए दोस्तों, फॉकलैंड आइलैंड ये दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के पास में ये जो आइलैंड है इसको हमने क्या कह दिया? फॉकलैंड आइलैंड कह दिया। केप ऑफ गुड, केप ऑफ गुड, ये केप ऑफ गुड दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित केप ऑफ गुड बन जाने से क्या होता है कि यहाँ से जो जलियान चक्कर लगा के आते थे तो वहाँ पर ये एक मिनट का काम करता था। और यहाँ से तो केप ऑफ गुड की स्थिति जिसे हम कहते हैं उत्तम आसान द्वीप के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर होगा? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ पे आराफोर्ड सागर, आराफोर्ड सागर यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति के नाम से भी जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेक वान, लेक वान कहाँ स्थित है? लेक वान टर्की में स्थित है, टर्की या तुर्की में स्थित है, जिसकी लवणता 330 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कहते हैं टर्की की लेक वान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस रिवर, सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु नदी तंत्र कहते हैं जहाँ पर सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज द्वारा कैलाश मानसरोवर पर्वत से होते हुए ये अरब सागर की ओर गिर जाती है इंडस रिवर। तो आपको इंडस रिवर भारत में जो जम्मू कश्मीर के पास के एरिया है उसी के पास में जो तिब्बत के पास कैलाश मानसरोवर पर्वत है वहाँ से इसका उद्गम आपको बताते हुए आपको अरब सागर में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहियो कोल्ड करंट, ये एक ठंडी धारा है, जिस प्रकार से लेब्रोटोर ठंडी धारा उसे ठंडी धारा है। और ये कहाँ चलती है? कुरिल जो द्वीप समूह के पास इधर की ओर ये चलती है ओहियो करंट। और ये ओहियो करंट क्या है? क्यूरोशिवो से मिल जाती है गर्म जल धारा से। तो ओहियो करंट क्या? प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, या पश्चिमी प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी धारा ओहियो धारा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच की स्थिति देखिए तो मैरियाना ट्रेंच फिलीपींस, जो नाम सुना होगा, फिलीपींस के पास में प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है, जो -11 किलोमीटर गहराई में स्थित है। यानी विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस के पास में प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी यूरोप का एक सागर है, बाल्टिक सी यूरोप का एक सागर है, जिसको हम काला सागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर, ये जो एरिया अमेजन रिवर दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में अमेजन रिवर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विश्व की सबसे बड़ी नदी भी कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी का दर्जा प्राप्त अमेजन को। और अमेजन की नदी के द्वारा बना अमेजन बेसिन या अमेजन के जंगल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सेल्वास के नाम से भी जानते हैं। और अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा। मेडीरा, मेडीरा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए अमेजन रिवर कहाँ पर है, या अमेजन रिवर बेसिन या अमेजन के जंगल, ये सब क्या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और अमेजन के जंगल तो इतने प्रसिद्ध है, ये विश्व की 20% ऑक्सीजन के भंडार है। यदि इन वनों को
काट दिया जाए तो विश्व के 20% ऑक्सीजन के भंडार यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। यानी इसको ऑक्सीजन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं अमेजन, जो कहाँ पर, अभी अमेजन क्या मुख्य तो ब्राज़ील के पास, ब्राज़ील देश में, ब्राज़ील में। ये आपको क्लियर होना चाहिए अमेजन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मानचित्र पढ़ते रहिए और मानचित्र में लोकेशन को आप फिल करना जल्दी सीख जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।